कजिन ने वोशी दरिंदा बनकर मेरा वो हश्र किया। मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अबू की बदजुबानी और कोई काम न करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अबू की रोज रोज की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल स्कूल गया था। बड़ी मुश्किल से 4वीं तक पढ़ सका था। इसके बाद इसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 31 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया। देखते ही देखते मेरी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दी। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। कजिन ने वोशी दरिंदा। मेरी अम्मी का एक कजिन जो दुबई में जॉब करता था, इसका नाम माजिद था। प्यार से इसे माजू कहते थे और मैं भी इसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अबू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती। अम्मी कहती थी, जब से तुम पैदा हुए हो हमारे घर में बदनसीबी आई है। हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अबू को इत्तेफाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम अज कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए, इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कि मायरा जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाजा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बना कर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजो भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिल आऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तो बोले मैं आ गया हूँ, ये कम है किया। उस वक्त उनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे, फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपए देंगे। हमारे घर का मोबाइल नंबर लेके कि जाकर आप लोगों को फोन करता रहूंगा। वक्त अम्मी अबू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता। एक दिन मुश्किल से रहता, फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज्यादा प्यार था। उसे कहती थी कि तुम ही ने तो मेरे दुख खत्म करने हैं। मैं तो तंग लग गई हो। तुम्हारे बाप की बातें सुनकर दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया। बकौल उनके मैं अब बड़ी हो गई थी। इसी दौरान मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफात हो गई। हम सब वहां पहुंच के वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहां रहे। वहां हमारे मामू माजू भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए, कहा तुम्हारे हाथ बड़ी खूबसूरत है।
मुझे इन चीजों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामूमा जो कमरे में आ गए और कहा, मैं कल आप लोगों के घर आऊंगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। उम्मी ने कहा, आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की बातें क्यों करते हो। मामूमा जो बोले, नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूं, जब भी आपके घर भी चक्कर लगा लूंगा। एक जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गए। मामू दुबई से मुसलसल 3 घंटे फोन पर बात करते, उम्मी से बमुश्किल 10 मिनट बात करते, बाकी सारी बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते, मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी के बताते कि इसने ये कहा है, वो कहा है। मैं बड़ा हैरान होती हैं कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते हैं। मैं साथ ये भी कहते हैं कि बातें उम्मी को ना बताना। उम्र के जिस हिस्से में थे, अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे हैं, मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता कर रहे थे। मामू काफी सारी चीजें मेरे लिए भी लाए, पोनीकल, कपड़े वगैरह वगैरह। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीजें मुझे दे, प्यार से सर पर हाथ फेरा। इसके बाद अम्मी ने आवाज दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा, माँ जो अब मायरा बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्कुरा कर बोले, मेरी छुट्टी पूरी हो गई, अगली दफा आऊंगा तो अपनी मायरा के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे, मायरा को हमारे पास भेज दो, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। उम्मी ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, इस दफा रहने दो, अगली दफा ले जाना। वक्त गुजरता गया, मामू माजू की बातों में आती गई। जब भी फोन आता, मामू कहते, कमरे में जाकर बात कर। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर उम्मी अबू की लड़ाई हो रही होती। मामू कहते, तुम्हारी उम्मी अबू हर वक्त लड़ते हैं, उन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती, जब उम्मी अबू को खुद एहसास नहीं है जो मुझे बद्दुआएं देते हैं, वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन उम्मी अबू की लड़ाई उरूज पर थी। हम बहन भाई खासकर उनके निशाने पर थे। अब वो कहते, मायरा बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। उम्मी कहती, तुम घर पर होते हो, तुम्हें ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है, अब फिर इसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। बस उम्मी अबू के पास बैठी तो यही गल्ला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर, कुछ बातें अपने पास से बनाकर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ लाए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज पढ़ने चले गए। इन दोनों के रवैये से लगता था कि उनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते, मैं सच मान लेती थी। बहरहाल मुझे दिल से उनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा, तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे उनके घर जाने की इजाजत दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया।
महल्ले में धूम मच गई कि उनकी बेटी तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। महल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पुतली कमर, बारीक होंठ, नागिन सी जुल्फें। महल्ले की लड़कियां कहती, तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैन नक्श। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज दी, मायरा देखो तो फोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी, और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो माजो मामू का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर की अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें उन कही कि मुझे आवाज दी कि आकर बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि हम आ जा रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहने। मैंने कहा ठीक है। मामू ने हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहाकर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर खान की आवाज आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाजा खोलो। मैं दौड़कर गई, दरवाजा खोला। तमाम मामू माजो और उनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा, माहिरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही खराब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया, अम्मी को गले लगाकर मिली, अबू को मिली। छोटा भाई घर में नहीं थे, इनसे ना मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने भी कुछ न कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर लगाई मामू माजू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मजे लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर मुझे घर की याद आई। मामू कहने लगे, परेशान ना हो, हम जल्द ही तुम्हें घर छोड़कर आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी ना चाहते हुए 2-3 नोले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर ना आ सकूं, तुम अपनी मुमानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं मामू के कमरे में चली गई। मुमानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था, हम दोनों सो गए। इस रात क्या हुआ, मैं कैसे कैसे लुटी, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ आऊं। मेरी समझ में न आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह लगाऊंगी। सारे रास्ते कोई बात न हुई। दरवाजा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, जी भर कर रोई, इतना रोई कि अम्मी ने कहा, मायरा अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वो दरिंदा बनकर उनकी बेटी की इज्जत गंवा दी, पैरों तले रौंद दिया है। तुम्हारे कजिन ने तुम्हारी बेटी का वो हश्र किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने उम्मी या अबू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा, उम्मी तुम्हारी बद्दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर ना ला सकी। बस यही कहा, मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा।
इसके बाद मामू माजो जब भी फोन करते मुझसे बात ही ना करते। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था, मोबाइल पर कॉल आई। उम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला उनका छोटा कजिन यानी माजो का छोटा भाई था। इसने बताया कि माजो मामू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो कैरी डब्बे में वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर अचानक ही गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी को आग लग गई। माजिद के जिस्म को ऐसी आग लगी कि मौका पर जाँ बहक हो गया। बाजी, आपको इत्तला दे रहा हूँ, 3 बजे इसका जनाजा है, ई जाएगा। मैंने उम्मी से पूछा किसका फोन था। उम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लग गई, वो जिंदा जल गया है। फौरी ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने दुनिया में ही मुझे इंसाफ दे दिया। अम्मी ने पूछा, तुम्हें मामू की वफात का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने कहा, उम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन किया है, हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत ही होना है। खैर, हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आया। 6 फुट का जवान जलकर राख हो चुका था। वहां के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख चीख कर मुआफिया मांग रहा था। मेरे ख्याल में उसने जो कुछ मेरे साथ किया था, मेरी माँ के भरोसे का खून किया था, और फिर कुदरत ने इसका वो बदला लिया कि वो आखिरी वक्त में मुझसे मुआफी भी ना मांग सका। आज तक मेरा उसे मुआफ करने का दिल नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं, क्या मेरे हुए इंसान को मुआफ कर देना चाहिए या फिर उसे इसकी सजा मिलते रहना चाहिए?